नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर कुमार, सदस्य नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, आपके समक्ष आज पुनः हाजिर हूँ वैसे सवालों को लेकर जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान कर रहे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री कुमार मेहर जी से उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेहर साहब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दीपांकर जी। सर, सबसे पहले तो अभी पिछले 21 तारीख की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, उसमें क्या हुआ और अभी क्या लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट केस का अपडेट है? संक्षेप में अगर हमें बताना चाहेंगे तो बहुत ही मेहरबानी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो 21 तारीख की सुनवाई थी उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि जितने भी और बिल्डर्स आम्रपाली को छोड़ के और दूसरे बिल्डर्स आम्रपाली के मैटर्स में अपने अपने एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे कि उनका इंटरेस्ट जो नोएडा उन पे लगाता है वो कम कर दिया जाए, उन सारे बिल्डर्स के सारे एप्लीकेशंस को सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है और ये क्लियर कर दिया है कि आम्रपाली के मैटर में सिर्फ आम्रपाली के विषय में कोई जो भी समस्या है सिर्फ उसको सुना जाएगा, किसी भी और बिल्डर का कोई इशू नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही क्योंकि बहुत इस मैटर में बहुत सारे एप्लीकेशंस पेंडिंग थे जिसमें अब शायद लोगों को वो ग्रीवांस नहीं रह गई होगी, तो वो जितने भी पेंडिंग एप्लीकेशंस थे वो सारे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने 21 तारीख को डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और उन लोगों को ये लिबर्टी दी है कि अगर किसी को लगता है कि उसकी समस्या अभी भी बची हुई है तो वो कोई नई एप्लीकेशन लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और अपनी समस्या एजिटेट कर सकता है। इसके अलावा जो कोर्ट रिसीवर साहब हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे आए और एक पॉलिसी के तहत एक सारे बैंक्स को ये निर्देश दे कि वो आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स में रिसीवर को फाइनेंस करने के लिए तैयार हो जाएं, एज अ प्रोजेक्ट फाइनेंस पैसा आगे आए और पैसा लगाएं ताकि प्रोजेक्ट को बनवाने में आसानी हो। रिसीवर ने कोर्ट को ये भी बताया कि जहां तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग और उसकी बात है डिसबर्सल की, तो कुछ बैंक्स ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट्स के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बताया कि 4 या 5 बैंक से उनका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया है और जो भी बायर्स उन बैंक से लोन ले रहे हैं वो उस एमओयू को इंडोर्स कर दें और वो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट का काम करेगा। इसके अलावा बाकी बैंक से भी उनकी बात चल रही है और उस पर भी वो कुछ एक्शन लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अब वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आम्रपाली के मैटर्स को सुनेंगे और सबसे पहले उन विषयों को लेंगे जिससे पैसे का इंतजाम हो सकता है, मतलब जिससे क्लेम्स जो आम्रपाली के हैं दूसरे लोगों के अगेंस्ट, जो फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट में भी आए हैं, उन सारे क्लेम्स को एक एक करके सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा, ताकि जो आप लोग सबको पता है कि घर बनाने के लिए बायर से जो पैसा आना है और टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, तो उस गैप को कम किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा सेल और परचेज का भी एक स्टेटस देने के लिए बोला है और ये भी कहा है कि वो बताएं, एमएसटीसी और रिसीवर मिलके बताएं कि कैसे एक सुनिश्चित योजना के तहत आम्रपाली के प्रॉपर्टीज को बेचा जाएगा, ताकि ये जो लोगों के मन में एक संशय है कि हम पैसा दे देंगे उसके बाद बाकी पैसा कहाँ से आएगा, वो जो क्वेश्चन है उसका जवाब ढूंढा जा सके। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं मोर और लेस। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज ये कही है कि वैसे बायर्स जिनका आम्रपाली के समय से डिफॉल्ट चल रहा था पेमेंट के लिए और फॉरेंसिक ऑडिटर्स ने अपनी रिपोर्ट में उन लोगों के नाम रिपोर्ट में दिए हैं कि ये लोग आम्रपाली के समय से डिफॉल्टर्स थे, उनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है और उनको ये कहा है कि 31 अक्टूबर तक आप अपना सारा जो पुराना डिफॉल्ट है वो पे कर दें, वरना रिसीवर को अधिकार दिया है कि उनके अलॉटमेंट्स वो कैंसिल कर सकते। अब अगली हियरिंग 5 अक्टूबर को तो है, तो अब 5 अक्टूबर तक जितने भी और विषय आते हैं वो 5 अक्टूबर को लिए जाएंगे। सर, डिफॉल्टर बायर्स के ऊपर ही सबसे पहला सवाल है। बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं कि डिफॉल्टर कौन है। ये तो आपने बता दिया, परंतु उनको कैसे पता चलेगा कि भाई उनका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में है? क्या रिसीवर की तरफ से कोई लिस्ट जारी की जाएगी
दूसरी बात, बहुत जब आम्रपाली की स्थिति खराब होने लगी थी, तो ज्यादातर बैंकों ने उनके लोन को डिसबर्स करने से मना कर दिया था। तो कमोबेश ज्यादातर लोग इसी कारण से डिफॉल्ट हुए हैं। तो क्या रिसीवर साहब इसमें कोई मोहलत देंगे, क्योंकि बिना बैंक से लोन डिसबर्स किए वापस वो पैसे दे पाने में सक्षम नहीं है, और ज्यादातर लोग वैसे ही हैं। तो इसके ऊपर आप अगर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहेंगे तो बहुत अच्छी देखिए, बात। वैसे लोग जिनको पता है कि वो आम्रपाली जब मैनेजमेंट में था उस समय से आम्रपाली ने जिनके ऊपर डिमांड रेज किया होगा और उन लोगों ने उस डिमांड के एवज में पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ वैसे ही लोग जी, हैं जो आम्रपाली के समय में डिफॉल्टर हैं। तो उनको मोर और लेस पता है कि कौन किस किस व्यक्ति को आम्रपाली के समय में आम्रपाली ने डिमांड भेजा था और उन्होंने पेमेंट नहीं किया। एक लिस्ट, बट वो पूरी नहीं है, एक लिस्ट फॉरेंसिक ऑडिटर ने शायद रिसीवर साहब को दी है, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो ये लिस्ट सार्वजनिक ना भी करें, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी का सवाल होता है, तो और लोगों का प्राइवेसी कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं कि बाकी लोगों को पता चले। तो लेकिन जो भी इसमें डिफॉल्टर लिस्ट में है उनको जरूर वो एक या तो एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या अगर चिट्ठी जा सके तो चिट्ठी के माध्यम से वो बताएं। कोर्ट ने लेकिन उन उन ये ओनस बायर्स के ऊपर दिया है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि अगर बायर्स को पता है कि वो डिफॉल्टर हैं और पता है कि कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, तो वो आगे आए और अपना पैसा जल्दी जल्दी से जल्दी और डेफिनेटली 31 अक्टूबर के पहले जमा कर दें। वैसे बायर जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो सुप्रीम कोर्ट ने और रिसीवर के नोट में भी उन्होंने कहा था कि वो आगे आके अपना जेन्युइन प्रॉब्लम बता सकते हैं, और अगर रिसीवर को ठीक लगेगा, वो प्रॉब्लम जेन्युइन लगेगा, तो वो जरूर इस पे कुछ एक्शन लेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी मदद कर सकें वो कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट जो राइट है वो कोर्ट ने रिसीवर को दिया है कि रिसीवर एक्शन ले सकते हैं। वो एक्शन तुरंत लेंगे, कितने टाइम बाद लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको पता है कि आप डिफॉल्टर हैं तो जरूर अपना पैसा दे दें 31 अक्टूबर के पहले। अगर आपके मन में डाउट है तो आप ईमेल से पता कर ईमेल भेज दें कि मैं डिफॉल्टर हूं या नहीं हूं, या फिर आप अगर आपको जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तो भी आप ईमेल भेज सकते हैं और पता कर सकते हैं। वैसे हम कोशिश करेंगे कि जितने भी उस डिफॉल्टर लिस्ट में जो फॉरेंसिक ऑडिटर ने बनाई है उसमें जितने लोग हैं, यदि उनका डेटा है रिसीवर साहब के पास, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जरूर इन लोगों को पर्सनली इंटीमेट करें कि आपका पैसा बचा हुआ है, आप डिफॉल्टर लिस्ट में हैं, और कोई भी एक्शन लेने से पहले आप को एक मौका दिया जाता है कि आप अपना पैसा जमा करें। मतलब डिफॉल्टर की एक लिस्ट ये हो गई कि आम्रपाली कोर्ट केस आने से पहले जब मैनेजमेंट आम्रपाली के पास था वो लोग डिफॉल्टर हैं। अभी जो, क्योंकि कुछ ग्रुप के द्वारा ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि जिन लोगों ने अभी जो 10 पार्ट में पेमेंट करना था उसकी पहले किस्त अगर नहीं दी तो वो डिफॉल्टर हैं। तो आपने आज क्लियर कर दिया और मुझे लगता है कि ज्यादातर सभी लोगों को ये आज क्लियर हो गया। ये सारे डिफॉल्टर वही हैं जो आम्रपाली के रिकॉर्ड में डिफॉल्टर थे। जी जी बिल्कुल सर। हमारा दूसरा सवाल सर बैंक लोन के ऊपर है। जैसा कि आपने पहले अभी बताया भी था कि 5 बैंकों के साथ इनका एमओयू हो गया है, परंतु सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि कोई भी बैंक फ्रेश लोन नहीं दे रहा है। जो भी बैंक्स हैं वो पुराने लोन को डिसबर्स कर रहे हैं। फ्रेश लोन देने में सारे बैंक आनाकानी कर रहे हैं, और बाकी आपको 40 से ज्यादा बैंक है जिन्होंने फंडिंग किया था, तो सिर्फ 35 बैंक अभी बाकी हैं। कैसे इस तरह में सब लोग पेमेंट कर पाएंगे, और आगे क्या इसका निदान निकल सकता है, कैसे इसका समस्या का समाधान होगा? ये हमारा डिस्कशन हुआ था। बैंक्स एक एक करके मीटिंग कर रहे हैं, और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जैसे 5 रिसीवर ने कोर्ट को बताया कि 5 बैंकों ने उनके साथ किया है, बाकी बैंकों से भी बात चल रही है। और क्योंकि उनको एक एक करके बैंक से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, और इसीलिए उन्होंने आरबीआई को भी चिट्ठी लिखी थी कि आप एज अ पॉलिसी डिसीजन लें और सारे बैंक्स को ये डायरेक्ट करें कि कम से कम आम्रपाली के प्रोजेक्ट्स के लिए एक क्लियर स्टैंड और एक कॉमन स्टैंड लिया जाए बैंक्स के द्वारा, ताकि प्रोजेक्ट फाइनेंस में और लोन डिसबर्समेंट में किसी में भी प्रॉब्लम ना कोई बैंक खड़ी कर पाए। तो वो क्योंकि अब कोर्ट ने आरबीआई को भी एक डायरेक्शन दे दिया है कि वो अपना एफिडेविट फाइल करे अगली डेट तक और बताए कि उसका स्टैंड क्या है। बाकी बैंक्स पे भी जरूर ये प्रेशर बढ़ेगा,
और जैसा कि उन रिसीवर साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि जल्दी से जल्दी कम से कम ये जो पुराने लोन का डिसबर्समेंट है वो क्लियर हो जाएगा, जो ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट का इशू है वो क्लियर कर लिया जाएगा। फ्रेश लोन की जहां तक बात है, उन्होंने जरूर सारे बैंक्स को रिक्वेस्ट किया है कि फ्रेश लोन के लिए भी कंसिडर किया जाए, बट जब आरबीआई का एफिडेविट आ जाएगा रिकॉर्ड पे तो जरूर इसका भी निदान कर लिया जाएगा। तो थोड़ा, क्योंकि टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा हर बैंक्स को लग रहा है कि पैसा फंसा है, आम्रपाली का प्रोजेक्ट क्या होगा, कैसे होगा। काफी बायर्स हैं जो सबवेंशन स्कीम में थे, तो उनका डिफॉल्ट बिल्डर के ना पे ईएमआई पेमेंट करने के फेलियर के कारण हुआ है। तो बैंक्स को भी थोड़ा मन में एक है बात कि वो आगे लोन दें कि ना दें। तो वो एक बार आरबीआई का स्टैंड क्लियर हो जाएगा तो उसमें कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने अभी अपनी बात में सबवेंशन बायर्स का जिक्र किया, सबवेंशन बायर के लिए कोई अभी तक कोई समाधान या कुछ ऐसी कोई बात बैंकों से हुई है जिसके उनको कुछ मोहलत मिल सके या फिर उनको राहत मिल सके? जैसे हम देखिए, हम भी बार बार कोशिश कर रहे हैं और ये सब इशू बहुत दिन से पेमेंट है और आम्रपाली में बहुत बड़ी संख्या में सबवेंशन बायर्स थे। तो रिसीवर को भी पता है कि जब तक ये सबवेंशन बायर्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम जो बायर्स से आना था वो अटका रहेगा। तो वो भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक आम सहमति बन सके और बैंक्स एक कॉमन स्टैंडर्ड लेके वो जितने भी डिफॉल्टेड लोन्स थे कम से कम सबवेंशन बायर्स के, उनको रिस्ट्रक्चर कर दें। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं, आपने ही बताया 40 से ऊपर बैंक हैं और अदर दूसरे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, तो एक आम सहमति नहीं बन पा रही है। और इसके लिए भी कोर्ट ने अब रिसीवर ने और कोर्ट ने कोशिश की है कि अब आरबीआई इसमें एक एफिडेविट दे और एज अ पॉलिसी मैटर वो डिसाइड करे कि कैसे रिस्ट्रक्चरिंग होगी, क्योंकि अगर वो डिसाइड करते हैं तो वो सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लागू हो जाएगा। तो जो ये अलग अलग बैंक अलग अलग चीजें कह रहे हैं वो खत्म होगा। तो उस पे भी थोड़ा, क्योंकि प्रॉब्लम है और बहुत सारे इश्यूज हैं, तो रिसीवर साहब इस पे कोशिश पूरी कर रहे हैं कि एक आम सहमति बन सके और कम से कम एक आरबीआई स्टैंड ले ले कि जल्दी ये इशू सॉल्व कर दिया जाए। सर, एक अगला सवाल है। अभी कुछ दिन पहले रिसीवर साहब के वेबसाइट पे एक रिफंड का ऑप्शन आया था, साथ में रिफंड और स्वैपिंग दोनों का ऑप्शन आया था। रिफंड का ऑप्शन कुछ देर बाद बंद कर दिया गया, परंतु स्वैपिंग का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। ये क्या है और किस तरह से ये काम करेगा, इसके बारे में अगर लोगों को बताएंगे तो। देखिए, स्वैपिंग के लिए तो रिसीवर साहब का ऑफिस डेटा कलेक्ट कर रहा है कि क्योंकि अभी स्वैपिंग में इश्यूज हैं, क्योंकि अनसोल्ड इन्वेंट्री हैं वो बननी है, कुछ जगह बनी है बट वो उसमें भी अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। बट अनसोल्ड इन्वेंट्रीज जितनी हैं उनका वैल्यूएशन पहले होगा, क्योंकि पता ही नहीं आज की डेट में क्या वैल्यू है, तो किस वैल्यू पे स्वैप करेंगे और किस तरह से स्वैपिंग होगा, लोगों को इन्वेंट्री कैसे दी जाएगी, ये सब रिसीवर और उनकी कमिटी को डिसाइड करके एक पूरा मैकेनिज्म बनाना है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये जो स्वैपिंग का ऑप्शन दिया हुआ था वो शायद आज भी है उनके ब्लॉग पे, तो वो सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग इच्छुक हैं ताकि वो इस पे काम कर सकें। और क्योंकि उनको ये अनसोल्ड इन्वेंट्री आगे बेचने के लिए भी देनी है, तो उसके हिसाब से वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग इच्छुक हैं। अगर बायर्स थोड़े कम हैं तो शायद स्वैपिंग जल्दी हो जाए, ज्यादा हैं तो फिर स्वैपिंग करने में फायदा है या आउटराइट सेल कर दें वो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज को। तो वो क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए स्वैपिंग का ऑप्शन दिया गया है और वो स्वैपिंग का ऑप्शन अभी भी चल रहा है। जहां तक रिफंड की बात है, रिफंड के लिए शुरू में रिसीवर ने कोर्ट में एक बार कहा था कि वो डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी तरफ से और कोर्ट को बताएंगे, लेकिन क्योंकि अभी पैसा पूरा नहीं हुआ और अब दिसंबर तक करीब 600 करोड़ के आसपास एनबीसीसी की मांग है, क्योंकि वो लगभग हर प्रोजेक्ट में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, एक या दो प्रोजेक्ट छोड़ के। तो रिफंड के लिए पैसा नहीं है, तो इसलिए रिफंड का उन्होंने शुरू में ये एक ऑप्शन दिया था कि शायद वो डेटा कलेक्ट करना चाहते थे, बट उन्होंने फिर वो ऑप्शन हटा दिया।
इनफैक्ट पिछली हियरिंग में एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने भी आई थी जिसमें कुछ लोगों ने रिफंड की मांग की थी और कोर्ट ने भी वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, ये कहते हुए कि अभी क्योंकि हमारा पूरा जोर सिर्फ कंस्ट्रक्शन पे है, तो हम रिफंड का कोई भी ऑप्शन अभी कंसिडर नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने वो एप्लीकेशन भी डिसमिस कर दी थी। तो रिफंड की जहां तक बात है, अभी रिफंड के लिए ना पैसा है लोगों आम्रपाली या रिसीवर के पास, ना कोर्ट इंक्लाइंड है अभी किसी को रिफंड देने के लिए। तो रिफंड का वो भले ही वो ऑप्शन आया था, बट वो वहीं पे खत्म हो गई बात, और रिफंड अभी किसी को मिलने की संभावना बहुत ही कम। सर, रिफंड से ही एक जुड़ा हुआ मुद्दा है कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपना फ्लैट बेच के निकलना चाहते हैं क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आगे पैसे ऊपर दे सकें। इस बारे में आपने रिसीवर्स आपको भी बताया था, क्योंकि बीच में देखा जा रहा था कि कुछ दूसरे दूसरे जो एजेंट्स हैं वो लोगों को अप्रोच कर रहे थे आम्रपाली से बाहर निकालने के। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई और ऑर्डर में भी कुछ फैसला आया है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे। देखिए, हमने रिसीवर को बताया था कि बहुत सारे लोगों को फोन कॉल आ रहे थे कि यदि आपका आम्रपाली में कोई फ्लैट है और आपको आप हमें वो दे दीजिए, हम आपको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर देते हैं। बहुत सारे और भी बायर्स और बायर रिप्रेजेंटेटिव्स और एसोसिएशंस ने रिसीवर साहब को ये बताया था कि ऐसा हुआ है। ऐसा फोन लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के बीच में ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जेन्युइन है, फ्रॉड है, हम ट्रांसफर करें नहीं करें, क्या करें, क्योंकि अब आज की रेट में ये ट्रांसफर किस रेट पे होंगे, और यदि कर दें और कल को नहीं माना जाए तो उनका जो पैसे लगाए हुए हैं, मेहनत की कमाई है, वो कहीं नहीं डूब जाए। तो ये फ्रॉडुलेंट कॉल्स हैं कि जेन्युइन कॉल हैं, बड़ी समस्या हो रही थी। और कुछ लोग इसमें हो सकता है जेन्युइन हो, कुछ लोग तो डेफिनेटली फ्रॉड थे। तो हमने रिसीवर से ये बात की, रिसीवर ने अपने नोट में भी कहा कि वैसे लोग जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं आम्रपाली के रजिस्ट्रेशन से पहले, उनको ऑप्शन जरूर दिया जाए, बट उनको खुद से बायर ढूंढना होगा, और जो भी ट्रांसफर चार्जेस, एप्लीकेबल ट्रांसफर चार्जेस हैं, वो उनको रिसीवर को पेमेंट करना होगा, और जो भी नया बायर आएगा वो जो भी बैलेंस अमाउंट है उसको रिसीवर के अकाउंट में कंस्ट्रक्शन के लिए जमा करना होगा। तो ताकि इसमें कोर्ट का स्टैंप लग जाए, और अगर किसी को सेल करना भी है तो एक जेन्युइन तरीके से सेल हो। कोर्ट ने इसलिए 21 तारीख को ये ऑर्डर किया कि किसी को भी ऐसे अगर जेन्युइन ऐसे कॉल्स आते हैं कि आप हमें फ्लैट ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको किसी और फ्लैट में बेच देंगे, किसी और प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, या आप हमें आउटराइट सेल कर दीजिए, तो जब तक वो ये सेल रिसीवर के ऑफिस से नहीं होता और रिसीवर को ट्रांसफर चार्जेस लेके रिसीवर की परमिशन नहीं मिलती, तब तक ये सेल माने नहीं जाएंगे। और इससे सारे बायर्स को कोर्ट ने हिदायत दी है कि ऐसे कॉल्स को एंटरटेन ना करें। तो अभी किसी को भी अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है और उनके पास कोई बायर है, तो अगर वो बेचना चाहते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, वो रिसीवर के ऑफिस के थ्रू बेच सकते हैं, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ट्रांसफर चार्जेस। जो भी ट्रांसफर चार्जेस एप्लीकेबल है वो पे करके रिसीवर के ऑफिस में से जेन्युइन परमिशन लेके बेच सकते हैं। मतलब हम उम्मीद करें आने वाले कुछ महीने में इन सब चीजों पे क्लैरिटी आ जाएगी और वैसे लोग जो अपना फ्लैट बेचना चाहते हैं वो बेच के निकल सकते हैं। जी। सर, एक सवाल अभी सबसे ज्यादा वेरोना हाइट के बायर्स के मन में आ रहे हैं। आपको पता है वेरोना हाइट का टेंडर कैंसिल हो गया, दोबारा से रीटेंडरिंग किया गया है। तो कब तक इस पे दोबारा से क्या होगा? ड्रीम वैली का भी अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, लोगों के मन में उहापोह की स्थिति है, चीजें डिले हो रही है। इसके बारे में आप हमें अगर कुछ बताएं। जहां तक वेरोना हाइट, क्योंकि आपको पता है वेरोना हाइट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसमें 3 नाम से बेचा गया था फ्लैट। आदर्श आवास योजना वेरोना हाइट के अंदर भी बेचा गया है, वेरोना हाइट के अलावा तो आदर्श आवास योजना बेचा ही गया था, जौरा हाइट के नाम से बेचा गया था, और उसमें बहुत बहुत सारे फ्लैट बनने हैं। लगभग एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था आम्रपाली का ये। तो अब जो है, क्योंकि पिछली बार जो टेंडर आया था उसमें जो
प्राइस कोट किया था उसमें और एनबीसीसी की प्राइस में बहुत अंतर था, और नेगोशिएशन के बाद भी वो अंतर जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसकी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से फाइनल नहीं हो पाया। इसलिए मजबूरी में एनबीसीसी को वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो सीवीसी गाइडलाइंस के अंदर उनको काम करना होता है। तो इसलिए अब उन्होंने वेरोना हाइट के को 2 हिस्सों में बांट के अलग अलग टेंडर निकाला है। बट डेफिनेटली इस महीने के एंड तक, मतलब इस महीने एज इन अक्टूबर के एंड तक जरूर वो टेंडर अलॉट हो जाएगा। ड्रीम वैली की जहां तक बात है वो फाइनेंशियल कमेटी के पास है, और वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तो इस महीने मतलब अक्टूबर के एंड तक डेफिनेटली इन दोनों प्रोजेक्ट का टेंडर हो जाना चाहिए। तो टेंडर भले ही देर से हो, बट हमें उम्मीद है वो एनबीसीसी के कंस्ट्रक्शन शेड्यूल के हिसाब से फ्लैट मिलेगा और टाइमलाइन को पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा। आपका ये? जी बिल्कुल। इनफैक्ट एनबीसीसी ने रिसीवर को और कोर्ट को भी भरोसा दिलाया है कि यदि उनको समय से पैसे मिलते रहें और पैसे की कमी नहीं हो तो वो इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन शेड्यूल से पहले ही सारे प्रोजेक्ट्स कर देंगे। जो आखिरी डेट उन्होंने दी है अगस्त 2023, उससे पहले वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक 2023 तक ऑलमोस्ट सारे फ्लैट बना के हैंड ओवर कर देंगे। सब्जेक्ट बेस, ये ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू पेमेंट सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है। बट जैसा उन्होंने काम शुरू किया है और काम की गति को देख के दूसरे प्रोजेक्ट्स में लग रहा है कि यदि बायर्स का पैसा आ जाए और सेल से पैसा आ जाए तो जरूर लोगों को अगले 2 से 2.5 साल के अंदर अपना घर जरूर मिल जाएगा। सर, जैसा कि आप जानते हैं आदर्श आवास योजना जो अनअप्रूव पेज था लेजर वैली में, उसके बायर्स को वेरोना हाइट में शिफ्ट किया गया था। वैसे बहुत सारे बायर हैं, हो सकता है कुछ और प्रोजेक्ट में भी इस तरह के बायर हैं जिनको एक से दूसरे में शिफ्ट किया गया था। उनकी ये शिकायत है कि उनके पास नया बीबीए मिला नहीं है, क्योंकि आम्रपाली का ऑफिस उसके बाद बंद हो गया। उनको बैंक से लोन लेना है या फिर आगे तो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आ रही है। रिसीवर साहब से आपकी पहले भी बात हुई है, कब तक उन्हें नया एग्रीमेंट या फिर जो भी एग्रीमेंट की जगह पे एक कॉपी क्या मिलेगा, कैसे होगा? नहीं, हमारी बात हुई है रिसीवर साहब से इस बारे में। रिसीवर साहब ने हमें बताया है कि वो जरूर इस पे कोशिश करेंगे। इनफैक्ट उन्होंने बताया, ये भी कहा था कि डिपेंडिंग ऑन कितने लोग ऐसे हैं और किस प्रोजेक्ट में, तो एक प्रोजेक्ट के लोगों के लिए वो एक जनरल अग्रीमेंट कर देंगे और वो जो भी चाहे उसको इंडोर्स करके एज अ बिल्डर बायर अग्रीमेंट यूज कर सकता है। बट हमें स्पेसिफिक डेटा चाहिए कि किस प्रोजेक्ट में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं। तो वो एक मैं सजेस्ट करूंगा, यदि आप या कोई और ये डेटा कलेक्ट कर सके, या नहीं तो आप हमें कोई भी लोग डेटा कलेक्ट करके भेजें तो हम जरूर रिसीवर साहब को ये डेटा दे देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक जनरल अग्रीमेंट वो यदि कर सकें, जिसको लोग बिल्डर अपना यूनिट नंबर डाल के बिल्डर बायर अग्रीमेंट की तरह यूज कर सकें, ताकि लोन लिया जा सके या बाद में जो वेरिफिकेशन के टाइम और रजिस्ट्रेशन के टाइम वो काम आ जाए, तो जरूर करेंगे। तो लेकिन इसके पहले हमें आप लोगों में से किसी को आगे आके हमें वो डेटा अवेलेबल कराना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये एंडेवर करें और डेटा हमें भेजें, ताकि हम कोलेक्ट करके ये आगे रिसीवर साहब को दे पाए। सर, एक पेमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें आपने पहले पेमेंट बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बताया कि किस तरह से करना है, क्या है। परंतु वहां पे जब यूको बैंक की पेमेंट पोर्टल को जब ओपन करते हैं तो वहां 2-3 अकाउंट दिखते हैं। लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पेमेंट हमें चेक किस नाम से बनाना है। तो एक समरी छोटा सा अगर आप उस बारे में बताएं तो बहुत जी लोगों को जानकारी मिल पाए। जी बिल्कुल, हमने इस बारे में एक वीडियो बनाया था और लोग चाहें जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि पेमेंट एक्चुअली करनी है कैसी है। सुप्रीम कोर्ट जो यूको बैंक का अकाउंट है, जो सुप्रीम कोर्ट के मैटर के आदेश के बाद बना था, उसमें 3 अकाउंट थे शुरू में, जो अब शायद 2 रह गए हैं। उसमें एक अकाउंट था सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स अकाउंट, एक सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टमेंट लोन ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और एक था सेल एंड परचेज अकाउंट। उसमें सेल एंड परचेज अकाउंट में वो पैसा आना था जो आम्रपाली की प्रॉपर्टी को सेल करके आना था, तो उससे होम बायर्स का कोई रिलेशन नहीं है।
उससे कोई पैसा नहीं, और शायद वो अकाउंट पोर्टल से हटा दिया गया है, तो वो दिख भी नहीं रहा। दूसरा जो बैंक अकाउंट था वो था आम्रपाली सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स अकाउंट, जिसमें जो सेल्फ फंडिंग के लोग हैं, जिनको पैसा अपनी तरफ से जमा करना है, उनको उस अकाउंट में पैसा जमा करना है, सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स अकाउंट में जमा करना है पैसा। तो जो भी अब आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, आप वो वीडियो देखें, हमने जो वीडियो बनाया था, और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स अकाउंट में आप अपना पैसा जमा कर दें। जो तीसरा अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टमेंट लोन ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसमें वैसा पैसा आना है जो यदि कोई जैसे आम्रपाली को फाइनेंस कर रहा है, जैसे एसबीआई कैप से पैसा आना था, या फिर कल को बैंक्स का कंसोर्शियम रेडी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट को फाइनेंस करने के लिए, तो वैसा वो सुप्रीम कोर्ट में इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है कोई बैंक, तो वो पैसा उसमें आना था। और दूसरा जो लोन से पैसा, जो डिसबर्सन, जो बैंक्स की तरफ से पैसा आना है लोन अकाउंट में, जैसे किसी का होम लोन है और उसका होम लोन के एवज में बैंक डिसबर्स कर रहा है पैसा, तो वो पैसा उस अकाउंट में आना है। तो उसमें होम बायर्स को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बैंक अपनी तरफ से उस अकाउंट में पैसा जमा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से अगर बायर्स अपनी तरफ से पैसा जमा कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होम बायर्स अकाउंट में पैसा जमा करेगा। बिल्कुल सर। सर एक अगले सवाल की ओर चलते हैं। कुछ लोगों की फाइनेंशियल मजबूरियां हैं, जैसे उन्होंने पहले 2 फ्लैट ले लिए थे, अब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई जिनके कारण वो 2 फ्लैट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, या दोनों का जो किस्त है वो नहीं भर सकते हैं। उन लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि अगर एक फ्लैट को कैंसिल कर दिया जाए और उसके पैसे को दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर दिया जाए, तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा और वो एक फ्लैट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने रिसीवर साहब से बात किया था, इस पे उनका क्या जवाब था, और वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो चीजें इसमें मैंने रिसीवर साहब से, क्योंकि हमारे पास बहुत ईमेल आए थे, रिक्वेस्ट, आपके पास भी बहुत रिक्वेस्ट आए थे, और मैंने बात की थी रिसीवर साहब से। उन्होंने हमें ये बताया है कि अभी क्योंकि किसी का भी शिफ्टिंग है या सरेंडर है, उसके लिए, और अगर 2 फ्लैट हैं, एक फ्लैट सरेंडर करके दूसरी फ्लैट में उसका पैसा वो शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरत होगी कि पैसा उन्होंने कितना दिया था, वो वेरीफाई करना पड़ेगा। और क्योंकि अभी उनके ऑफिस के ऊपर बहुत बड़ा बोझ सिर्फ रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए ही है, और आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन का काम बहुत ही स्लो चल रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार, कोविड एक पैंडेमिक है और रजिस्ट्रार के पास इतना मैन पावर नहीं है, तो धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम उनका ऑफिस रिसीवर साहब का वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन में लगा हुआ है। तो उसके साथ अगर ये भी वेरिफिकेशन आ जाएगा, तो उनका ऑफिस नहीं, अभी इस मामले में मैन पावर की थोड़ी कमी है, वो नहीं हो सकता। तो वैसे लोगों के लिए रिसीवर ने कहा है कि अभी उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, और थोड़े समय के बाद जब बाकी इश्यूज थोड़े सॉर्ट आउट हो जाएंगे, कुछ रजिस्ट्रेशन भी का काम भी हो आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद यदि मैन पावर होगा, थिंग्स चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, तो वो इस बारे में सोचेंगे। बट अभी इस पे कोई भी डिसीजन नहीं है। तो अभी यदि आपके पास 2 फ्लैट है, तो आप एक फ्लैट सरेंडर नहीं कर सकते, और उसका पैसा दूसरे फ्लैट में अभी फिलहाल शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो रिसीवर साहब ने कहा है कि महीना 2 महीने के बाद वो इस फैसले पे फिर विचार करेंगे, और यदि उस समय सिचुएशन ऐसी हुई कि इस चीज पे कुछ किया जा सकता है, तो वो जरूर करेंगे। जी सर, एक और सवाल आता है। बहुत सारे वैसे लोग हैं जो रिसीवर की वेबसाइट पे जाके जब कस्टमर डाटा में अपना नाम सर्च करते हैं, तो उनको उनका नाम नहीं दिखता है। वैसे लोग हर तरह से अपना नाम सर्च कर चुके हैं, परेशान हैं, तो वो अब क्या करें? उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये बड़ी एक कॉमन समस्या थी। बहुत सारे लोग थे जिनका डेटा मिसिंग था, या मैच नहीं हो रहा था, या उस नाम उस यूनिट में मैच नहीं हो रहा था, कुछ जगह पे आम्रपाली ने चढ़ाया नहीं था। तो वैसे लोगों के लिए हमने रिसीवर साहब के ऑफिस में रिक्वेस्ट की थी, और अब उनके लिए भी उनके ब्लॉग पे ऑप्शन आ गया है कि वो OTP जनरेट करके अपनी तरफ से डेटा डाल सकते हैं, और सब्जेक्ट टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यदि उनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन होंगे तो उनका भी क्लेम कंसिडर किया जाएगा, और उनके जब भी फ्लैट बनेंगे और रजिस्ट्री होगी तो उनको जरूर
उनका फ्लैट मिलेगा। तो अब ये ऑप्शन आ गया है उनके ब्लॉग पे कि यदि आपका नाम नहीं भी है तो भी आप अपना डेटा उसमें ओटीपी जनरेट करके डाल सकते हैं। तो वो कोई इसमें अब प्रॉब्लम नहीं है। अब जरूर आप जाएं और अपना डेटा अपडेट करें। रिसीवर साहब की तरफ से एक अभी आदेश जारी किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिविजुअल होम बायर्स उनके ऑफिस जो सेक्टर 44 स्थित ऑफिस है वहां पे नहीं आ सकते हैं। तो लोगों के लिए कैसे कांटेक्ट करें, उनकी कोई भी क्वेरी होगी, उनका कहना है कि ईमेल पे कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो अब वो क्या करेंगे? नहीं, तो उसके लिए दो चीजें हैं। देखिए, उनके ऑफिस प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि एक तो क्योंकि कोरोना का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, लोग हर बार समझाते हैं कि आप दूर रहिए, बच के रहिए। तो इसलिए एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनके ऑफिस में क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना का आपको पता ही है कि जिस तरह हिसाब से बढ़ रहा है, तो वो प्रिकॉशन लेके उन्होंने ये कहा है। लेकिन जहां तक लोगों की समस्या की बात है, लोगों को पूछने की बात है, हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने ये बताया है कि जल्दी ही एनबीसीसी की तरफ से ये मैकेनिज्म कर दिया जाएगा कि उनके ऑफिस से आप ये अपने प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट या अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉग और ईमेल तो है ही। हाँ, ये बात है कि मैन पावर की कमी के कारण आपको इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं आते ईमेल के, लेकिन वो आपके जो भी ईमेल आप भेजते हैं वो जरूर उस ऑफिस में वहां पे कंसिडर होते हैं, वो उनको देखा जाता है और उनका ध्यान में लिया जाता है। इसके अलावा रिसीवर साहब अभी अगले महीने से एक व्यवस्था करने वाले हैं जिसमें उनके ऑफिस का कोई ना कोई एनबीसीसी के ऑफिस में रोटेशन वाइज बैठने की शुरुआत करेगा और जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो एनबीसीसी के, जैसे एनबीसीसी के 2-3 ऑफिस हो गए हैं अब आम्रपाली के प्रोजेक्ट में, वहां जाके आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आज एक नया डेवलपमेंट ये हुआ था कि रिसीवर साहब जैसा आपको पहले भी बोला था कि एक आईवेएस लॉन्च करने वाले हैं, तो आज उन्होंने अपनी वेबसाइट पे वो भी एक नंबर दे दिया है जिसके थ्रू लोग जो है सो रिसीवर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकें और वो अपनी क्वेरी वहां पे रख सकते हैं। जी, इनफैक्ट उनके ऑफिस से बहुत हमने कंस्ट्रक्शन अपडेट की भी बात की थी। कंस्ट्रक्शन अपडेट यदि फोटोग्राफ्स या वीडियो, जैसा आप लोग तो ऑलरेडी वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी हैं जो डाल रहे हैं, फोटोग्राफ सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो उन्होंने ये भी हमें भरोसा दिलाया कि जल्दी उनके ब्लॉग्स पे उनके वेबसाइट पे फोटो के साथ कंस्ट्रक्शन अपडेट की भी सुविधा होगी, जो पहले शुरू में आम्रपाली के टाइम पे आम्रपाली या कोई और डाला करता था। ऐसे ही फोटोग्राफ्स के साथ टावर वाइज जो भी कंस्ट्रक्शन अपडेट होगा वो भी उनके ब्लॉग पे जल्दी ही ये भी करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हो जाए, ताकि किसी को ये अगर उसका अपना टावर का कंस्ट्रक्शन स्टेटस पता करना है तो वो कर सकते हैं। जी सर, एक सवाल टेक पार्क के बायर्स के ऊपर है। टेक पार्क का अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। टेक पार्क के बायर क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन वहां पे उन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया था और उन्हें इससे रिटर्न वो भी नहीं मिला, तो परेशान है। कब तक वो उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि टेक पार्क को कुछ राहत मिले? नहीं, टेक पार्क क्योंकि पूरी तरह से कमर्शियल प्रोजेक्ट था और कमर्शियल के चीजों में बहुत सारे इश्यूज हैं। टेक पार्क का एक बड़ा एरिया जो आगे का है वो एनबीसीसी को बेचने की भी एमएसटीसी को बेचने के लिए भी कहा गया, जो होटल और शुरू का एरिया है, तो उसमें उन सब चीजों के कारण थोड़ा टाइम लग रहा था। और इसलिए रिसीवर साहब ने हमको कहा था कि एक बार जब बाकी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का टेंडरिंग हो जाएगा तो फिर वो टेक पार्क पे ध्यान देंगे, क्योंकि अब सिर्फ वेरोना और ड्रीम वैली बचे हैं और हार्ट बीट सिटी क्योंकि 28 जुलाई को ही वो ऑर्डर हुआ है, तो उसपे कंस्ट्रक्शन के लिए अब एनबीसीसी और कुछ और भी सरकारी एजेंसियां जो उसमें काम करना चाहती हैं, तो वो भी एक सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके बाद जरूर टेक पार्क का ही की बारी आएगी और वो टेक पार्क के लिए हमने बार बार रिक्वेस्ट की है रिसीवर साहब से कि जल्द से जल्द उसका भी टेंडर निकाला जाए। तो उनके ध्यान में है वो एक बार जब अक्टूबर एंड तक जब सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे तो टेक पार्क का टेंडर जरूर निकाल दिया जाएगा। सर, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ एक मुद्दा है आदर्श आवास योजना फेज 4-5 लेजर वैली में जो है।
आप लगातार उसकी उनके बायर्स की बात करते आ रहे हैं, काफी टाइम हो गया है। रिसीवर साहब ने बोला था कि उनकी बात चल रही है। लेटेस्ट अपडेट क्या है और कब तक हम उम्मीद करें कि उनके लिए कुछ राहत भरी खबर मिले? नहीं, अभी जहां तक ये बात है, क्योंकि अभी एनबीसीसी वाले भी और भी टेंडरिंग में बिजी थे, एमएसटीसी भी बिजी था, एफएआर का कैलकुलेशन में भी बिजी था, तो अब क्योंकि कंस्ट्रक्शन और सेल की बात उठेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब इन्हीं मुद्दों पे कंसंट्रेट करेंगे, तो हम रिक्वेस्ट करने वाले हैं और हमने रिक्वेस्ट की भी है कि फेज 4 और 5 जो आदर्श आवास योजना है उसका जो कम से कम जमीन है और जो उसके बायर्स हैं उसके बारे में एक आखिरी फैसला लिया जाए कि इस जमीन को पे कंस्ट्रक्शन होना है या इस जमीन को बेचना है। अगर इस जमीन पे कंस्ट्रक्शन होना है तो एनबीसीसी इस बारे में जो भी अप्रूवल्स है वो अप्रूवल ले और इस पे काम शुरू करे, ताकि जो यहाँ के बायर हैं उनको अपना घर मिल सके। यदि इस जमीन को बेचना है तो यहाँ के जो बायर्स हैं इनको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट किया जाए, ताकि इस जमीन के ऊपर जितने भी लोगों का राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और जमीन को बेच के पैसा भी निकाला जाए और बायर साथ ही साथ जो बायर्स हैं उनको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो एक बार जब इस प्रोजेक्ट की जो एफएआर है उसकी जब बात उठेगी और जब उसके सेल और परचेज के इशू कोर्ट के सामने आएगा तो ये जरूर सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसलिए लेकिन अभी भी थोड़ा इसमें लोगों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं इस इशू को जरूर सॉर्ट आउट कर लिया जाए। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लगभग ज्यादातर सभी सवालों का जवाब आपने बहुत अच्छे तरीके से दिया और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों के मन में जो भी शंकाएं थी जो भी उसका समाधान जरूर निकला है। और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर आपसे मिलेंगे और थैंक यू सर। थैंक यू दीपांकर।